नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के अगले एपिसोड में। तो मैं दूज का चांद नहीं हूँ। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि सर आप काफ़ी टाइम पे वीडियोस डालते हो। अब इस हफ्ते मैंने आपके लिए 4 वीडियोस डाली हैं ऑफिसफुली। आगे भी मैं डालता रहूँगा एक्टिवली। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में। तो जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं, प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस नीचे जाता है, आप बोलते हो यार बड़ा रिस्क है, मार्केट में वोलेटालिटी है, तो आप सिर्फ एक ही तरह के रिस्क को समझ रहे हैं, वोलेटालिटी को। पर एक्चुअल में रिस्क बहुत तरीके होते हैं, लगभग 11 से 12 टाइप के रिस्क हैं। और जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो इन तरह के रिस्क से आप एक्सपोज्ड होते हैं। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी बने, बट आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए, आपको हर टाइप के रिस्क को समझना चाहिए। तो इससे आपको बहुत सारा आइडिया होगा कि एफ आई आईज किस तरह का रिस्क उठा रही हैं, डी आई आईज हम कैसे रिस्क उठा रहे हैं, प्रमोटर को किस तरह का रिस्क है, हमें किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। तो सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। तो अगेन आई एम टेलिंग यू लाइक ऑल अदर वीडियोस, अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनते हैं वर्ड बाय वर्ड, तो आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। मैं और लोगों की तरह एक ही कहानी को लंबा नहीं खींच रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको डिटेल में बताई जा रही है, बट ज़रूरत है आपको ध्यान से सुनने की। कई सारे लोग के कमेंट्स आते हैं हमारे चैनल के ऊपर में, जो एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ और मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि ये अगर आप वीडियो आपने केयरफुली देखी होती तो यहाँ पे उस सवाल का उत्तर है। तो कमेंट लोग पहले करते हैं, हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम है, लोग रिएक्ट पहले करते हैं, सुनते बाद में। तो वो चीज़ जो है ना कंट्रोल हो जाएगी और आप सुनेंगे तो आप बहुत अच्छा सीखेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो सुनते ज़्यादा हैं और बोलते कम हैं। ऐसे मैं बोलता ज़्यादा हूँ क्योंकि आपके लिए बोलना पड़ता है, क्या करें, प्रोफेशन ही वही है। तो समझते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क को, बट बिफोर दैट हम आपके लिए अगेन एक ऑफर लेके आए हैं। न्यू ईयर के ईव पे हमारे जितने स्टडी पैक्स हैं उस पर लगभग 50% का डिस्काउंट है। कई ऐसे कोर्सेज हैं जो कि ऑलमोस्ट आपको 50-50 रुपये में मिल रहे हैं। तो आप चाहें तो इस ऐप को डाउनलोड करें, बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है और बहुत सारे कंटेंट्स पे 50% का ऑलमोस्ट फ्लैट डिस्काउंट भी चल रहा है। तो उसका फ़ायदा उठाइए। 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाना है, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। आप सोचोगे ऑफर चलता रहता, नहीं भाई साहब, आप देखना। एनीवेज, तो समझते रिस्क है। सबसे पहला रिस्क है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क जो होता है नॉर्मली हम लोग सिस्टमैटिक रिस्क को कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है उसका मेजर होता है बेटा। बेटा जो होता है वो सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करता है। किसी भी स्टॉक का एक मार्केट रिस्क होता है या सिस्टमैटिक रिस्क होता है। अब ये सिस्टमैटिक रिस्क होता क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। जब कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस लेके आती है या वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ हो रहा होता है या कोई डिजास्टर हो गया, जैसे कोविड आया, तो इससे पूरी की पूरी मार्केट गिर गई। ठीक है, सो दो हम लोग बोलते हैं मार्केट रिस्क या सिस्टमैटिक रिस्क। गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट रेट चेंजेस लेके आती है तो बैंकिंग सेक्टर्स के जो आपके शेयर्स होते हैं, रियल एस्टेट के जो सेक्टर्स के शेयर्स होते हैं, ऑटोमोबाइल के जो होते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने या घटाने से। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि लोन की ईएमआई महंगी हो जाएगी और आपका जो ऑटोमोबाइल है या हाउसिंग है, इसके शेयर्स के दाम नीचे जाएंगे। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ एक के शेयर्स ज़्यादा गिरेंगे, कुछ के कम गिरेंगे। तो किसके ज़्यादा गिरेंगे? जिसका सिस्टमैटिक रिस्क ज़्यादा है, मार्केट रिस्क ज़्यादा है। और कौन से ऐसे शेयर्स के कम गिरेंगे? जिनका सिस्टमैटिक रिस्क कम है, मार्केट रिस्क कम है। यानी कि बात सही है कि कोई भी न्यूज़ आती है तो सब पे बराबर इंपैक्ट नहीं होता, किसी पे ज़्यादा होता है, किसी पे कम होता है। तो इसका मेजरमेंट जो होता है वो होता है बेटा से या स्लोप से। तो कैसे करते हैं आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पार्ट होता है रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो ये होता है सिस्टमैटिक रिस्क। अब दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो हमने ये समझा कि सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है इट इज रिलेटेड टू सिस्टम्स। अगर न्यूज आएगी तो पूरे इंडस्ट्री पे असर होगा, पूरे मार्केट पे असर हो सकता है, निफ्टी पूरी की पूरी हो सकता है 1% 1.5% नीचे आ जाए। अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो होता है कंपनी स्पेसिफिक, यानी कि कंपनी से रिलेटेड। यानी कि एक पर्टिकुलर कंपनी जो है उसकी जो प्राइस की वोलेटिलिटी होती है ड्यू टू प्रॉफिट्स, ड्यू टू ग्रोथ, डिविडेंड्स, मिसमैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट, बैड मैनेजमेंट। ठीक है, कंपनी का अपना सेल्स का परफॉर्मेंस, प्राइस का, प्रॉफिट का परफॉर्मेंस। तो इन सब रीजन से क्या होता है, शेयर्स के दाम कम या ज़्यादा होते हैं। तो कंपनी स्पेसिफिक जो रिस्क होता है किसी एक कंपनी के शेयर्स के प्राइस में, वो होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क।
इसको नॉर्मली हम लोग कम करते हैं इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके। यानी कि एक कंपनी के प्राइस ज़्यादा वोलेटाइल है तो थोड़ा पैसा हमने कम वोलेटाइल वाले में लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो इससे क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। इस चीज़ का हमने डिस्कशन जो था इससे अभी 2 वीडियो पहले मैंने किया था, उसकी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है और रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, तो वो वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क इज रिलेटेड टू कंपनी, वी कैन रिड्यूस इट बाय डाइवर्सिफाइंग। सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है दैट इज कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड, बट हाँ उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग एंड गोइंग इनटू लो बीटा स्टॉक्स, जो कि सिस्टमैटिक रिस्क को भी थोड़ा सा कंट्रोल करेगा। अब जो सेकेंड टाइप का रिस्क होता है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क या फिर डिफॉल्ट रिस्क। अब क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है? देखिए, क्रेडिट रिस्क जो होता है वो होता है बेसिकली आपकी पेमेंट करने की क्षमता, यानी कि आपने लोन लिया और आप पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपने अगर लोन डिफॉल्ट कर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट रिस्क भी बोलते हैं क्रेडिट रिस्क को। यानी कि आपने एक EMI टाइम पे नहीं दी तो उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट करना। अब इससे आपका क्रेडिट स्कोर, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं इंडिया में, सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर जो होता है वो कम होता है। ठीक है, इससे बाद में आपको लोन मिलने में दिक्कत होती है या हायर इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलता है। तो ये दूसरे टाइप का रिस्क होता है क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क। तो बोले क्या स्टॉक मार्केट में होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, जब आप ट्रेडिंग करते हैं और खासकर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करते हैं तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बायर और सेलर दोनों से मार्जिन डिपॉजिट करवाती है। वो मार्जिन जो होता है हमारा लगभग 99% वार होता है, यानी कि जितनी मैक्सिमम वोलेटिलिटी हो सकती है 99% उसके बराबर जो है आपसे मार्जिन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस ज़्यादा टूट गया या बढ़ गया एक महीने में और आपने मार्जिन कम लिया है तो पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है रिमेनिंग बैलेंस को पे करने के लिए। यानी कि मान लेते हैं कि आपका नुकसान जो है 1,000 रुपये का है और आपसे डिपॉजिट एक्सचेंज ने मात्र 800 रुपये लिए थे, 200 रुपये आपको और देने हैं, तो आप कल ने डिफॉल्ट भी कर सकते हो। ठीक है, देने से मना कर सकते हो। तो ये एक तरह का क्रेडिट रिस्क होता है। एक्सचेंज इसको अवॉइड करने के लिए मार्जिन जो है बढ़ा देती है जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसी डिफॉल्ट रिस्क को या क्रेडिट रिस्क को हटाने के लिए ये काम करती है। तो क्रेडिट रिस्क खासकर बैंकिंग लोन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फिर मार्जिन कैलकुलेशन करने में जो है डिफॉल्ट रिस्क को बचाने के लिए जो है हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फिर हमारा जो होता है तीसरा वो होता है लिक्विडिटी रिस्क। नाउ लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है कि कितनी आसानी से हम इसको बेच सकते हैं। देखिए, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हाईली लिक्विड होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट जो होते हैं इनलिक्विड होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी आपको तुरंत खरीदी बेची नहीं जाती, महीनों लग जाते हैं सेलेक्ट करने में, खरीदने में, उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है बेचने में, तो वो इनलिक्विड है। गोल्ड आसानी से बिक जाता है कि नहीं? शेयर्स अभी खरीदा अभी बिक गया, वो भी तुरंत आसानी से बिक जाता है। बट शेयर्स में भी कई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि आसानी से नहीं बिकते। कैसे? स्मॉल कैप होते हैं जिसमें कि बायर सेलर्स कम होते हैं। तो अगर आपने 10,000 शेयर्स खरीद लिया, बेचने जाओगे वहाँ पे बायर ही नहीं मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क कि भाई बेचने गए लेकिन ट्रेडर्स नहीं है, तो उसमें बहुत बल्क अमाउंट में ट्रेड नहीं हो सकता। बल्क अमाउंट में करोगे तो इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, और इसके बाद जब बेचने जाओगे तो कोई खरीदार नहीं मिलेगा। तो इसको अपन बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। तो इसी के कारण जितनी भी FIIs DIIs हैं जो हाईली लिक्विड स्टॉक्स में ये ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि ज़्यादातर लार्ज कैप या ब्लू चिप में ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये लोग स्मॉल कैप्स वगैरह में नहीं आते, क्योंकि वहाँ अगर खरीदेंगे तो कोई बेचने वाला नहीं और बेचने जाएंगे तो खरीदने वाला नहीं मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। देखिए, जैसे ETF वगैरह है उसमें लिक्विडिटी रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। कैसे? क्योंकि ETF बहुत कम लोग ट्रेड कर रहे हैं। मैंने कई बार स्टार्टिंग में, मेरे को याद है 2010-11 की बात है, हम लोग गोल्ड में की ETF उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ था और हम लोग ट्रेडिंग कर रहे थे। तो गोल्ड में लगभग 500-600 रुपये का दाम बढ़ गया, हम बेचने गए तो कोई खरीदने वाला नहीं मिला। 2 घंटे ऑर्डर प्लेस रहा, उसके बाद जाकर के वो ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हुई। तो जिस रेट पे हमने खरीदा था उसी पे बिका, हमारा प्रॉफिट गेम जो था वो चला गया, क्योंकि खरीदने वाला कोई नहीं है। तो जो 2-4 लोग हैं वो अपना रेट मांगेंगे। तो लिक्विडिटी रिस्क इज अनदर टाइप ऑफ रिस्क। इसके बाद होता है फाइनेंशियल रिस्क या लिवरेज। नाउ लिवरेज इज कंसिडर्ड एज अ रिस्क। हायर द लिवरेज, हायर द रिस्क, एंड हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न यू गेट। ठीक है, ये बड़ा अच्छा लाइन है। क्या होता है फाइनेंशियल रिस्क या लिवरेज? कि आप कितना ज़्यादा लोन पे काम कर रहे हैं, कितना ज़्यादा मार्जिन पे काम कर रहे हैं।
अगर हम अकाउंटिंग टर्म्स में देखें तो किसी कंपनी में कितना डेट इक्विटी रेशियो है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि डेट इक्विटी रेशियो 2 या उससे कम हो तो थोड़ा सेफ है फाइनेंशियल हेल्थ के लिए कंपनी का। यानी कि जितना कंपनी के ओनर ने कैपिटल लगाया है या शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है, उसका अगर दुगुना आपके पास लोन है या उससे कम आपने लोन लिया हुआ है तो ठीक है, बट दुगुने से ज़्यादा है डेट इक्विटी रेशियो तो वो खराब होता है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लिवरेज ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेडिट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोन ले रहे हैं, ठीक है, विच इज़ बैड। सो ये अकाउंटिंग टर्म में। बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट, तो हम यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, उसमें कई जगह आपको लिवरेज 100 टाइम्स तक का है। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेक्स करते हैं तो आपको 100 टाइम्स का लिवरेज है। इंट्राडे में इंडियन मार्केट में आप फॉरेक्स करते हैं तो लगभग 70 टाइम का आपको लिवरेज मिल रहा है, विच मीन्स कि अगर 1% प्राइस बढ़ेगा तो आपको 70% का फायदा होगा फॉरेक्स में। 1% प्राइस बढ़ेगा तो 70% का फायदा। क्यों? क्योंकि आपका 70 टाइम्स का लिवरेज है। बट सोचो कि अगर 1% प्राइस गिर गया तो आपको 70% का नुकसान, यानी कि 70% कैपिटल खत्म हो जाएगी। सो दिस इज फाइनेंशियल रिस्क और लिवरेज रिस्क। आपको जरूरत से ज़्यादा लिवरेज नहीं लेना चाहिए। देखिए 90% ट्रेडर्स जो स्टॉक मार्केट में बाहर होते हैं वो किसी न किसी कारण से फ्यूचर एंड ऑप्शन के मारे हुए होते हैं, लिवरेज रिस्क के कारण मारे हुए होते हैं। तो आपको लंबे समय तक टिकना है स्टॉक मार्केट में तो बंधु आपको हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जरूरत से ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग या हाई लिवरेज पे ट्रेडिंग ना कर। एनीवेज, फिर है हमारे पास इंटरेस्ट रेट रिस्क। ना ये क्या होता है कि जब भी ऑब्वियसली मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमारा जो बॉन्ड्स का प्राइस है, ठीक है, वो कम होता है, और इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है। जैसे आपने देखा होगा पीछे काफ़ी टाइम से आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर रही थी, तो अगर आप बॉन्ड का रिटर्न देखेंगे पिछले 1 सालों में तो आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है उससे फ़ायदा और कैपिटल गेन यानी कि जो बॉन्ड का प्राइस बढ़ा है उसका फायदा, दोनों जोड़ दे तो लगभग 20 से 22% का रिटर्न ऑलमोस्ट सारे बॉन्ड्स ने आपको दिया है। तो इंटरेस्ट रेट जो रिस्क है बहुत ज़्यादा इज रिलेटेड टू सम बैंकिंग सेक्टर एंड ऑल, एंड प्लस डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इनके साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। फिर है हमारे पास करेंसी रिस्क। देखिए करेंसी रिस्क जो होता है उनको होता है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। तो अगर एफआईआई इंडिया में पैसा लगाती है स्टॉक मार्केट में तो उनको करेंसी रिस्क होता है, क्योंकि अगर जब वो डिपॉजिट कर रहे हैं पैसा, चलो उन्होंने कर दिया, मान लो 1 लाख करोड़ उन्होंने कर दिया, अब जब विड्रॉ कर रहे थे तो हमारा रुपया जो है वो डेप्रिशिएट करेगा। पहले 70 रुपये का था, अब 75 रुपये का हुआ। तो इनको प्रॉफिट किस टर्म में है? इंडियन रुपी में। अब जब विड्रॉ करेंगे अपनी कंट्री में तो इनको 75 रुपये देने पड़ेंगे $1 के लिए। पहले देना पड़ता था 70 रुपये $1 के लिए, तो इनको सेम अमाउंट में कम डॉलर परचेज होगा दोबारा विड्रॉ करने के लिए। सो दैट इज अ रिस्क टू the investors, FIIs, DIIs, FIIs especially foreign investors in Indian market. सिमिलरली जो करेंसी रिस्क है एक्सपोर्टर इंपोर्टर को भी होता है। खासकर आप देखेंगे जो आईटी कंपनीज हैं, इन्फोसिस है या TCS है, ये सब बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो इनको जब पेमेंट मिलती है तो ये डॉलर में मिलती है और फिर INR में उसको आप कन्वर्ट करते हैं, तो इनको करेंसी रिस्क बहुत ज़्यादा बन के आता है, निकल के आता है। तो उनको करेंसी रिस्क को हेज करना पड़ता है। तो करेंसी रिस्क मैनेजमेंट एक स्टडी है, बेसिकली हम उसको यूज़ करते हैं करेंसी के रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो ये एक रिस्क है जो कि खासकर एक्सपोर्टर इंपोर्टर, बैंक्स को, FIIs को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। फिर होता है हमारा कंट्री रिस्क। बोला कंट्री रिस्क क्या होता है? आपने पढ़ा होगा अबाउट कंट्री रेटिंग, जैसे कि जापान या USA की रेटिंग जो है AAA है कंट्री की। इंडिया की जो रेटिंग है कभी BBB माइनस हो जाती है, कभी BBB हो जाती है, यानी कि दैट इज लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड समटाइम्स, और समटाइम्स इट बिकम जंक, BBB माइनस, मतलब इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं है ये कंट्री। तो ये क्या चीज़ होता है कि इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं है कंट्री? इसका मतलब होता है कि इस कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो डिफॉल्ट कर सकती है, यानी कि ये एक तरह से रेटिंग होती है जो कंट्री रिस्क की, वो होती है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट की रेटिंग जो है, क्रेडिट रेटिंग बहुत ख़राब है, गवर्नमेंट ने अपनी कमाई से ज़्यादा या पेइंग कैपेसिटी से ज़्यादा का डेट उठा रखा है। देखिए कई ऐसी कंट्रीज है, जैसे जापान है। जापान में अगर आप देखेंगे तो 100% GDP का जो है डेट है,
100% जीडीपी का डेट है, फिर भी उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसकी पेइंग कैपेसिटी है, वो पे कर सकते हैं। ठीक है, आप समझिए इस चीज़ को कि मैंने लोन बहुत ज़्यादा ले रखा है, मेरा सिविल स्कोर अच्छा है। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम इतनी ज़्यादा है कि मैं उसको पे कर सकता हूँ। बट एक आदमी जिसका कि इनकम उतना नहीं है, इसकी पेइंग कैपेसिटी अच्छा नहीं है, वो जीडीपी का 50-60% भी लोन में लेगा तो उसका सिविल स्कोर और ख़राब होता जाएगा। यानी कि ज़्यादा लोन लेने पे सिविल स्कोर आपका इफेक्ट होगा। तो कंट्री रिस्क होने के कारण भी एफआईआईज एफडीआईज जो हैं वो भागती हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने से। ठीक है, लोन इशू करने से या गवर्नमेंट को लोन देने से। जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होती है या सोवरिन डेट होता है, बाहर से जब हम लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर से फॉरेन डेट उठाती हैं तो वो काफ़ी महंगा मिलता है या कई बार नहीं मिलता है। तो कंट्री रिस्क जो होता है बहुत ज़्यादा एफडीआई या एफआईआई जो होते हैं इसको नोटिस करते हैं। फिर जो हमारा रिस्क होता है वो होता है पॉलिटिकल रिस्क या रेगुलेटरी रिस्क, कि कितनी फ्रीक्वेंटली यहाँ पे सरकार बदलती है, कितनी स्टेबल सरकार है। ठीक है, इस बात से फ़र्क पड़ता है। इलेक्शन के बाद जब सरकार बदलती है तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक मार्केट क्रैश करता है, क्योंकि कई कंपनीज जो होती हैं उनकी पॉलिटिकल बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, और जब सरकार चेंज हो जाती है तो उनके शेयर्स के दाम पटाख से गिरते हैं। पूरे निफ्टी पे आपको असर दिखाई देगा। आपको आप 2014 का इलेक्शन देखो, आप 2019 का इलेक्शन देखो, वहाँ पे आपको निफ्टी में गिरावट मिलेगी। 2014 वाले में, 2019 वाले में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उस टाइम में मिलेगा। तो प्री मार्केट मिलता है, बाद में रिकवर हो जाती है। तो एक तो ये होता है कि स्टेबल है या नहीं है सरकार, दूसरा सरकार चेंज हो जाती है क्योंकि आइडियोलॉजी चेंज हो रही है, मार्केट पे उसका असर पड़ता है। दूसरा रेगुलेटरी रिस्क, कि जब लॉज ड्राफ्ट होते हैं तो कितने अच्छे से ड्राफ्ट होते हैं। जैसे आपने देखा कि हमारा वोडाफोन का केस बहुत हाईलाइट हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक इशू था लॉ ड्राफ्टिंग में ही, जिसका कि फ़ायदा उठाया कंपनी ने। बाद में गवर्नमेंट जो है पेनल्टी डाल रही है, बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो रेगुलेटरी रिस्क क्या होता है कि कितनी फ्रीक्वेंटली आप लॉज चेंज कर रहे हैं, लॉज कितने वेल ड्राफ्टेड हैं। ठीक है, इन सब का फ़र्क पड़ता है इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि अभी आप ऐसा लगाओगे, बाद में गवर्नमेंट लॉ चेंज कर देगी, उनकी बात की वैल्यू नहीं है, बहुत फ्रीक्वेंटली चीज़ें अमेंड होती हैं। तो इस सिचुएशन में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अफेक्ट होता है। फिर होता है हमारा लीगल रिस्क। लीगल फ्रेमवर्क कैसा है इकोनॉमी में आपके, ये भी एक तरह का रिस्क होता है। ठीक है, कितनी ईमानदारी से केस लड़े जाते हैं, कितनी जल्दी आपको डेट्स मिलती हैं, कितना फाइट करने का खर्चा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये नॉर्मली आम आदमी को असर नहीं करता, बट बड़े इन्वेस्टर्स को ये असर करता है। ठीक है, एक चीज़ और होता है लीगल रिस्क में, कई बार आप प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं तो आपको ये असेस करना होता है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई कंज्यूमर या इन्वेस्टर सू करेगा, और अगर वो सू करेगा तो हमारा कितना कंपनसेशन इस कंट्री में बनेगा। जैसे यूएस में कंपनसेशन अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इंडिया में कंपनसेशन अमाउंट बहुत कम है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी कंपनी रिस्क लेती है कि भाई ठीक है, ये दवाई है उतनी टेस्टेड नहीं है, बट चलो यहाँ घाना में ले जाते हैं, वहाँ पे सू भी करेगा तो अपन को ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। इंडिया में भी सू करेगा तो ठीक है देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। बट यूएस में नहीं ले जा सकते, क्योंकि सू करेगा तो हमारी लग जाएगी, तो वहाँ वेल टेस्टेड मेडिसिन जानी चाहिए। तो ये जो लीगल रिस्क होता है ये भी कंपनीज असेस करती हैं इन्वेस्टमेंट से पहले। फिर होता है इन्वायरमेंटल रिस्क। ठीक है, कि जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप कितना हैजार्डस प्रोडक्ट बना रहे हैं, इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और अगर पेनल्टी देनी पड़ी तो हमें कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये भी इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले डिसाइड करती है। तो अगर टेस्ला बोलता है कि हम अपनी जो है गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लेके आएंगे, तो वो इन्वायरमेंटल रिस्क को असेस करेगा, और इन्वायरमेंटल रिस्क की पेनल्टी कितनी है इसके ऊपर भी असेस करेगा, लीगल फ्रेमवर्क को भी असेस करेगा। ठीक है, कि क्या रेमेडीज हैं उनके पास में, तो ये सारी चीज़ों को वो देखेगा। तो दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल रिस्क। एंड देन द लास्ट वन इज ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क इज रिलेटेड टू इंटरनल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस। ठीक है, यानी कि कंपनी जब काम करती है तो कई बार मिसकम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन गैप होता है, आपको अलग अलग टाइप का मैनेजमेंट हियरार्की होती है, फीडबैक्स कंज्यूमर से नहीं पहुंचता है, सॉफ्टवेयर्स के प्रॉब्लम होते हैं, या फिर सप्लाई चेन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट इज ऑल रिलेटेड टू बिजनेस रनिंग, तो बिजनेस ऑपरेशंस, तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल रिस्क। उससे कितना ज़्यादा कंपनी को नुकसान हो सकता है, सो दैट इज ऑपरेशनल रिस्क। तो ये सारी तरह के रिस्क मार्केट में हैं। तो ठीक है, अगर आपको जान के अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप डालें। आप चाहें तो हमारा लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं, ऐप डाउनलोड करें आई प्लान का, वहाँ पे फ्री में हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ हैं।
ठीक है, कुछ प्रीमियम भी है, आपकी मर्जी है। और सच में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, हमारी मेहनत थोड़ी सफल होगी। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, कमेंट करें, कोई भी डाउट हो तो, कोई वीडियो किसी टॉपिक पे बनाना हो तो उसके बारे में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप प्रीमियम स्टडी पे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे चैनल को, वहाँ पे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उसके कई बेनिफिट्स हैं। तो 3-4 तरह के, आप उसको भी एक्सप्लोर करें। और मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ऐप का, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय।